हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सेंस ऑफ हिस्ट्री में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग जो कल लेक्चर लिए थे, कल क्लास देखे थे, उसके आगे आज हम लोग चलते हैं। अभी हम लोग कल देखे थे कि सिराजुद्दौला शौकत जंग को पराजित कर देता है, जो पूर्णिया के नवाब थे, है ना। और वो जो युद्ध होता है, उस युद्ध को मनिहारी के युद्ध के नाम से जानते हैं, है ना। याद रखिएगा आप लोग, मनिहारी के युद्ध, मनिहारी का युद्ध, ठीक है ना। ये युद्ध अक्टूबर 1756 में लड़ा गया था। इसके पहले एक युद्ध हुआ था, गिरिया का युद्ध। गिरिया का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, मैं बताया था आप लोगों को, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। अब हम लोग चलते हैं, कल तक देखे थे हम लोग काल कोठरी के बारे में। कल पूरा देखे कि काल कोठरी में 23 लोग ही बचते हैं। 146 लोगों को जो है उस कोठरी में बंद कर देता सिराजुद्दौला, 23 लोग बचते हैं। ये घटना जब पता चलता है मद्रास प्रेसिडेंसी में, तो वहाँ से एक सैन्य दल चलता है ना। कहाँ के लिए? कलकत्ता के लिए। तो दो सेना चलती है, एक थल सेना चलता है, एक जल सेना चलता है। तो जो थल सेना चलता है, इसका नेतृत्व क्लाइव कर रहा था, और जो जल सेना चल रहा था, इसका नेतृत्व, जो जल सेना थी, इसका नेतृत्व एडमिरल वाटसन कर रहा था। ये क्लाइव था। अब इसकी एंट्री हो रही है इतिहास में। काफ़ी जो है चालाक पर्सन था, पूरा इतिहास बदल के रख देता है ये अंग्रेज़ों के फेवर में, है ना, क्लाइव। अब ये आ रहा है कलकत्ता। ये कलकत्ता आते ही जो है बजबज बंदरगाह को अपने कब्जे में ले लेता है। बजबज बंदरगाह वहीं पर है, बंगाल में ही है। और उसके बाद ये सीधा जो है कलकत्ता पर अटैक कर देता है। जब कलकत्ता पर अटैक करता है, तो कलकत्ता किसे हैंड ओवर करके सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद चला गया था, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद चला गया था। आप लोगों को पता है किसे हैंड ओवर किया था? उसका नाम था मानिक चंद। इसी मानिक चंद को हैंड ओवर किया था कलकत्ता। कौन? सिराजुद्दौला। जब क्लाइव कलकत्ता पर अटैक करता है, तो ये मानिक चंद बिना विरोध किए ही कलकत्ता दे देता है ना। अब कलकत्ता चला आता है इसके अंडर में। उसके बाद ये बात जब पता चलता है सिराजुद्दौला को, तो सिराजुद्दौला कोशिश करता है कलकत्ता को पुनः पाने का, लेकिन जो है उसमें सफल नहीं हो पाता है। अंततः जो है अलीनगर की संधि करनी पड़ती है अंग्रेजों से, यानी कि अब संधि हो जाती है अलीनगर की। फरवरी 1757 में एक संधि होती है, जिसे हम अलीनगर की संधि के नाम से जानते हैं। अलीनगर की संधि 1757 में यह संधि होती है, फरवरी 1757 में। इस संधि के तहत, ये जो संधि होती है नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच होती है, इस संधि के तहत जो है अंग्रेजों की कुछ मांगें जो है सिराजुद्दौला को माननी पड़ती है। कौन सी मांग? पहला मांग तो अंग्रेजों का यही था कि जो फर्रुखसियर के समय में जो सुनहरा फरमान जारी हुआ था, जो हम लोगों के हक में फर्रुखसियर ने जो फरमान जारी किया था, उसे यथा स्थिति जारी रहने दिया जाए। यानी वो सारी सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। वो सुविधाएं क्या थी? जितने भी व्यापार हो रहा है अंग्रेजों का, आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, सारा टैक्स मुक्त कर दिया था, है ना। शुल्क मुक्त था व्यापार अंग्रेजों का। तो वो शुल्क मुक्त व्यापार करना चाह रहे थे। यानी जो फर्रुखसियर के समय में जो आदेश था, कहें यथा स्थिति उसको बनाई रखी जाए, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए नवाब की तरफ से, ये शर्त मान ली गई। दूसरी इनकी थी कि कलकत्ता में हम किलाबंदी करना चाह रहे हैं, तो हमें किलाबंदी करने की इजाज़त दे दी जाए। यानी इसी किलाबंदी को तो रोका गया था, अब ये कह दिए कि हमें किलाबंदी करने की अनुमति दे दी जाए, यह भी मिल गया। तीसरा शर्त ये कहे, तीसरी कंडीशन यहाँ पर अलीनगर की संधि में जो तीसरी बात आई से उभर करके सामने, वो ये थी कि अंग्रेज जो है अब कलकत्ता में सिक्के ढालने के लिए टकसाल की स्थापना करवाना चाह रहे थे, और वो भी मान्य हो गया। यानी अब ये कलकत्ता में सिक्का ढाल सकते हैं, यानी कलकत्ता में सिक्का ढालने की अनुमति ये भी मिल गई। और चौथी जो कंडीशन थी, उसमें अंग्रेज कहे कि हमें क्षतिपूर्ति चाहिए सिराजुद्दौला से, नवाब से। और क्षतिपूर्ति जो है
हमको बिना क्षतिपूर्ति के हम मानेंगे नहीं। तो इनको क्षतिपूर्ति के रूप में कितना मतलब कि कितना देना था, तो ये कहे कि हमें क्षतिपूर्ति के रूप में 3 लाख रुपया चाहिए। किस रूप में चाहिए? क्षतिपूर्ति के रूप में। इतना कंडीशन सामने रखा गया, इस कंडीशन को सिराजुद्दौला मान लेता है। अलीनगर की संधि हो जाती है। जब अलीनगर की संधि हो जाती है तब ये अंग्रेज क्या करते हैं, अब ये संधि तो मान ली गई, अब इसके बाद अंग्रेज करते क्या हैं कि चंद्रनगर पर अटैक कर देते हैं, जो फ्रांसीसियों की फेमस शहर था, फेमस बस्ती थी चंद्रनगर। इस चंद्रनगर को अंग्रेज ले लेते हैं, कब्जे में ले लेते हैं। जब चंद्रनगर पर अटैक करके कब्जा में ले लेते हैं तो सिराजुद्दौला कहता है कि ये जो है अलीनगर की संधि का उल्लंघन है। अलीनगर की संधि में जो बातें हुई थी वो तो ठीक है, लेकिन ये बात नहीं हुई थी कि आप यहाँ अटैक करेंगे, वहाँ अटैक करेंगे, उनको कब्जा में लेंगे, उनको कब्जा में लेंगे। ऐसी बातें अलीनगर की संधि में नहीं हुई थी। यानी आप लोग अलीनगर की संधि का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है ना। तब क्लाइव को लगा कि अब हमको जो है किसी भी कीमत पर सिराजुद्दौला को हटाना पड़ेगा। जब तक सिराजुद्दौला नवाब के रूप में बंगाल में रहेगा, हम जो है स्वतंत्र रूप से जो है यहाँ पर व्यापार नहीं कर पाएंगे। अब हमको यहाँ एक ऐसे नवाब की ज़रूरत है जो हमारे हाथ की कठपुतली बनकर रहे, जैसा हम चाहें वैसा वो करे। सिराजुद्दौला ऐसा करने वाला नहीं है। तो क्लाइव क्या किया, क्लाइव को लगा कि सिराजुद्दौला के पास लगभग 50,000 की फ़ौज है, तो उसको लग रहा था कि डायरेक्ट अगर इससे हम युद्ध करते हैं तो मैं मतलब जीत नहीं सकता हूँ, हो सकता है कि हमारी हार हो जाए। उसे डर लग रहा था, डायरेक्ट लड़ने से वो डरता था। तब उसने एक लेटर लिखा था इंग्लैंड, ब्रिटेन, अपने गवर्नमेंट के पास कि हमें कुछ और फौज दे दी जाए, कुछ और सेना दे दी जाए, ताकि हम सीधा सीधा जो है सिराजुद्दौला से लड़ें और उसे उसके सत्ता से बाहर कर दें, ताकि जब तक ये रहेगा तब तक हम सही ढंग से यहाँ बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इसे हटाना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से जवाब आया। इसका ये लेटर आज भी वहाँ के किसी वो लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है। तो जो जवाब वहाँ से आया वो ये आया कि यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट से युद्ध हो रहा है और यह युद्ध तुम्हारे युद्ध से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको फ़ौज नहीं दी जाएगी एक्स्ट्रा। जो कुछ आपके पास है वही, उसी से जो करना है वो आप करिए। तब क्लाइव को लगा कि अब हमें कूटनीति का पालन करना पड़ेगा, यानी अब हमें षड्यंत्र रचना पड़ेगा। और इनकी जो कूटनीति, इनकी जो पॉलिसी थी, जो दबी थी, अब कहें उसका भी यूज कर लिया जाए, वो पॉलिसी इनकी थी फूट डालो और राज करो वाली। तब क्लाइव क्या किया कि अपने जासूसों को छोड़ दिया और उनसे कहा कि ये पता करो कि सिराजुद्दौला की कमजोरियां क्या क्या हैं, इनका धुर विरोधी कौन है जो काफ़ी इनके निकट रहता हो लेकिन इनका विरोधी रहता हो। और ये पता कराने में वो सफल भी हो गए। बहुत ही जल्द उसे षड्यंत्रकारियों की एक टीम मिल जाती है क्लाइव को, और उस षड्यंत्रकारी की टीम में जो पहला नाम आता है वो है मीर जाफर, जो सेनापति था। किसका? सिराजुद्दौला का सेनापति था। सिराजुद्दौला इस पर बहुत विश्वास करता था, मीर जाफर पर। इसीलिए सिराजुद्दौला कभी इसे समझने की कोशिश नहीं किया और यह व्यक्ति हमेशा चाहता था कि मैं किसी तरीके से यहाँ नवाब बन जाऊँ, क्योंकि यह भी जो है अलवर्दी खां का बहनोई था और सिराजुद्दौला अलवर्दी खां के लड़की का पुत्र था। तो ये सोच रहा था जब पुत्र हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ। तो इसके अंदर भी इच्छा थी नवाब बनने की। ये भी सोचता था किसी तरीके से सिराजुद्दौला हटे ताकि हम जो है नवाब बन जाए। तो ये एक मिल गया किसको? क्लाइव को। एक व्यक्ति ये मिला। दूसरा राय दुर्लभ, यह जो व्यक्ति था, ये जो कोषाध्यक्ष था सिराजुद्दौला का, कोषाध्यक्ष था सिराजुद्दौला के कोष का, ये अध्यक्ष था। ये भी जो है विश्वासघाती व्यक्ति था। अच्छा, मीर जाफर के साथ साथ एक और सेनानायक था जिसका नाम था यार लतीफ। ये भी मीर जाफर के इशारों पर चलता था, यार लतीफ। और तीसरा जो व्यक्ति था वो था जगत सेठ। बहुत बड़ा बैंकर था ये, बहुत बड़ा बैंकर था ये जगत सेठ। ये जो है ये भी खिलाफ रहता था
किसके? सिराजुद्दौला के। यानी ये जो मिले इतने लोग, इनकी पता तो चल गया कि ये सब के सब विरोधी हैं, क्लाइव को पता चल गया। अब क्लाइव के सामने समस्या ये आई कि इनसे मिला कैसे जाए, ठीक है ना। तो मिलने के लिए वही व्यक्ति, जो व्यक्ति कलकत्ता को हैंड ओवर किया था, उसका क्या नाम था? कलकत्ता को हैंड ओवर करने वाला व्यक्ति कौन था? मानिकचंद था, है ना। तो मानिकचंद से, देखिए जो जगत सेठ लिखे हैं दरअसल यही मानिकचंद है। मानिकचंद के पास से ही उसे सुराग मिला। किसको सुराग मिला? क्लाइव को। क्योंकि इसी के पास अंग्रेजों का एक एजेंट था जिसका नाम था वाट्स। इस वाट्स को कहा गया कि इन लोगों से हमें मिलाया जाए। तो वाट्स ने जासूसी किया और जासूसी करने के बाद इसे एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था अमीचंद। इस अमीचंद से क्लाइव की मुलाकात करवा देता है और यही अमीचंद, क्लाइव जो है अमीचंद को अपने विश्वास में लेता है और यही अमीचंद इन लोगों से क्लाइव की मुलाकात करवा देता है, ठीक है ना। यानी अमीचंद और वाटसन इधर से जो है इन लोगों को अमीचंद इनसे मिलवाता है और इनसे इन लोगों को ये मिलवाता है। यानी अंग्रेजों की तरफ से एजेंट का काम वाट्स किया और इन लोगों की तरफ से एजेंट का काम अमीचंद किए और इन लोगों की मुलाकात हो जाती है। कब होती है? मई 1757 में। मई 1757 में पहली बार मुलाकात हो जाती है क्लाइव के साथ। इन लोगों की एक मीटिंग होती है और मीटिंग में जो है बहुत सारी बातें होती हैं कि किस तरीके से सिराजुद्दौला के, दरअसल इस मीटिंग में सिराजुद्दौला के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र ही रचा जाता है कि कैसे इसको हटाया जाए। पूरी मीटिंगबाजी यहाँ पर होती है। मीटिंगबाजी करवाने वाला व्यक्ति अमीचंद था, ठीक है ना। अब आगे देखिए, फिर दूसरी मीटिंग होती है जिसमें अंग्रेजों का इन भारतीयों से क्या होता है? एक संधि हो जाती है, ठीक है ना। वो जो संधि होती है वो कब होता है? वो होता है 5 जून। दूसरी मीटिंग होती है 5 जून 1757 को। इसी समय जो संधि होती है, यानी अंग्रेजों प्लस ये जो भारतीय सेठिया लोग थे, मीर जाफर थे। मीर जाफर का नाम ले लेते हैं क्योंकि हेड मुखिया वही था, मीर जाफर। एक संधि होती है, मीर जाफर की तरफ से ये लोग थे, यार लतीफ़ थे, राय दुर्लभ थे, जगत सेठ थे, सब लोग थे। इसमें यह निर्णय लिया जाता है कि सिराजुद्दौला का, इसी में सिराजुद्दौला के उत्तराधिकार को घोषित किया जाता है कि सिराजुद्दौला के बाद कौन नवाब बनेगा। तो वो जो घोषणा होती है उसमें ये घोषणा होता है कि अब अगला नवाब हमारा कौन बनेगा? मीर जाफर बनेगा। पूरी प्लानिंग हो जाती है, सारा स्क्रिप्ट तैयार कर लिया जाता है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे युद्ध करना है, नहीं करना है, क्या करना है। सारी बातें होने के बाद ये होता है कि जब युद्ध फाइनली हम लोग जीत जाएंगे तो फिर यहाँ का नवाब कौन होगा? तो क्लाइव चला तो था ही, वो कहा कि आप होंगे। मीर जाफर को घोषित कर देता है, सब लोग मान जाते हैं। अब क्लाइव बहाना ढूंढना शुरू कर देता है कि कैसे युद्ध किया जाए, है ना। अब तो आमने सामने होना जरूरी है सिराजुद्दौला के। तो अब क्लाइव ब्लेम लगाना शुरू करता है सिराजुद्दौला के ऊपर कि दरअसल अलीनगर के संधि का उल्लंघन हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अलीनगर की संधि का उल्लंघन आप करते हैं समय समय पर। इसलिए अब मैं आपसे युद्ध करने आ रहा हूं। कहाँ? मुर्शिदाबाद। और यह जो है चल देता है मुर्शिदाबाद की तरफ। कौन? क्लाइव। क्लाइव चल देता है मुर्शिदाबाद। और जब इसकी सूचना, अच्छा इसकी सूचना सिराजुद्दौला को देने वाला मीर जाफर ही है। इतना घटिया आदमी है कि उधर से भी मिला हुआ था, इधर अंग्रेजों, ये तो जान ही रहा था कि कैसे क्या करना। पल पल की खबर इसको पता था मीर जाफर को। अब क्या होता है कि जब जैसे ही पता चलता है सिराजुद्दौला को कि क्लाइव आ रहा है अपनी फौज लेकर के, तो सिराजुद्दौला भी अपनी फौज लेकर के निकल लेता है, ठीक है ना। और होता क्या है कि ये दोनों फौज प्लासी नामक जगह पर एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। प्लासी नामक, प्लासी है कहाँ? ये प्लासी जो है नदिया जिले में है, नदिया जिले में है।
गंगा नदी या भागीरथी नदी, दोनों बोला जाता है, गंगा नदी के किनारे या उसी को भागीरथी भी वहाँ बोलते हैं, भागीरथी नदी के किनारे ये प्लासी एक गांव था। इसी गांव में सिराजुद्दौला की फ़ौज और क्लाइव की फ़ौज आकर के आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। सिराजुद्दौला की फ़ौज की संख्या लगभग 50,000 थी। क्लाइव डरने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जिनसे हमारी बातें हुई हैं अगर ये मुकर गए तो फिर क्या होगा, तब तो हमारी हार निश्चित है, हम तो हार जाएंगे यहाँ पर। तो क्लाइव इस चक्कर में था कि जैसे ही हम कमज़ोर पड़ेंगे धीरे से पीछे से सरक लेंगे। लेकिन उसी समय मीर जाफ़र का एक लेटर मिल जाता है क्लाइव को कि आप युद्ध करिए, मैं आपके साथ हूँ। जैसे ही क्लाइव को मिलता है, क्लाइव आत्मविश्वास से एकदम भर जाता है और वो आगे बढ़ करके अटैक करता है। सिराजुद्दौला की तरफ से जो मेन लोग थे, अभी तो सिराजुद्दौला जान ही रहा था कि मेरे जो सेना नायक के रूप में थे वो थे मीर जाफ़र, दूसरा थे यार लतीफ़, उसके बाद थे आपका मीर मदान और मोहनलाल। यानी कि ये लोग जो है सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। मोहनलाल थे, मोहन नाम था, ये काश्मीरी व्यक्ति थे, है ना। जब युद्ध शुरू होता है तो मीर मदान और मोहन ये फ्रंट पर थे अपनी फौज लेकर के, ये दोनों, और कुछ फ्रांसीसी सैनिक भी थे। ये सब अटैक होता है तो तुरंत जो है कि इनसे अंग्रेजों से लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी युद्ध में क्या होता है, मीर मदान युद्ध क्षेत्र में मार दिया जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है। इसकी सूचना जब मीर जाफ़र सिराजुद्दौला को देता है तो सिराजुद्दौला बाहर निकलता है और कहता है कि आप खड़े क्यों हैं, आप क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं। वो मीर जाफ़र से भी बोलता है यार लतीफ़ से कि एक बहुत बड़ी सेना की टुकड़ी के साथ तुम लोग खड़े हो, तुम लोगों को तो युद्ध करना चाहिए। तो ये सब कह रहे हैं कि ठीक है हम उचित समय पर करेंगे, और वो उचित समय आया नहीं। यानी एकदम निर्लज्ज हो गए थे सिराजुद्दौला को देख करके, बल्कि बाद में हंसने लगे। जब उनको लग गया कि अब हम लोग जीतने वाले हैं तो वो सब देख करके हंसने लगे। सिराजुद्दौला तुरंत ताड़ गया कि दाल में कुछ काला जरूर है, ये सब जो है मिल गए हैं। सिराजुद्दौला समझ गया कि अब मेरी कहानी खत्म हो गई है। बस तुरंत कुछ वफादार सैनिकों के साथ सिराजुद्दौला निकल जाता है मुर्शिदाबाद की तरफ। जब ये मुर्शिदाबाद की तरफ बढ़ता है तो वहीं पर मीर जाफ़र का पुत्र था मीरन, ये पकड़ लेता है, ये तैयार रहता है वहां पर। मीरन ये पकड़ लेता है और मोहम्मद बेग नामक व्यक्ति से सिराजुद्दौला की हत्या करवा देता है। इनकी हत्या करवा देता है, सिराजुद्दौला, कहानी खत्म हो जाता है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इस युद्ध में देखा जाए तो ये जो प्लासी का युद्ध था, एक्चुअल में ये युद्ध था ही नहीं। एक बहुत बड़ी फौज इसकी, सिराजुद्दौला की फौज खड़ी की खड़ी रह गई, युद्ध में उतरी ही नहीं, है ना। बस मात्र दो ही लोग युद्ध की तरफ से लड़े थे, एक मोहनलाल लड़े थे और एक मीर मदान, यही दो बड़े, और ये व्यक्ति युद्ध में ही, युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया। और बहुत ही जिम्मेदारी से ये लोग लड़े। बाकी मीर जाफ़र हो या यार लतीफ़ हो, ये सब खड़े के खड़े रह गए। इसीलिए पडिक्कर महोदय कहे हैं, पडिक्कर एक इतिहासकार हैं, वो बताए हैं कि प्लासी का युद्ध युद्ध नहीं बल्कि वहाँ पर तो व्यापार हो रहा था। वह प्लासी का वो व्यापार था जिसमें बंगाल के यानी कलकत्ता के बड़े बड़े सेठियों ने और मीर जाफ़र ने मिल करके सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों के हाथों बेच दिया। वह युद्ध नहीं था बल्कि वहाँ पर, और एक तरीके से देखा जाए तो उस मैदान में युद्ध नहीं हो रहा था बल्कि षड्यंत्र हो रहा था और निर्लज्जता का प्रदर्शन किया जा रहा था। निर्लज्जता का प्रदर्शन मीर जाफ़र कर रहा था, यार लतीफ़ कर रहे थे, ये सब देख करके हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। इस तरीके से देखा जाए तो एक्चुअल में ये युद्ध था नहीं। लेकिन जो भी है, निर्णय जो है कि अंग्रेज़ों के पक्ष में आता है, अंग्रेज सक्सेस हो जाते हैं। अंग्रेज इन लोगों को लालच तो दिए थे, उस लालच के थ्रू अब मीर जाफ़र को वो सब नवाब भी बना देते हैं, है ना। और नवाब बनाते हैं, फिर उनसे किस तरीके से पूरा जो है बंगाल का दोहन करना शुरू करते हैं, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।